नाजरीन, ब्रेक से पहले बात हो रही थी डॉक्टर लतीफ़ मियाँ के साथ मल्टीपल स्क्लेरोसिस की। आइए बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएं। डॉक्टर साहब, जैसे कि आप बता रहे थे इस मर्ज़ के इलाज के मुतालिक, किस तरह का इलाज अमूमन तजवीज़ किया जी जाता हाँ। है? डॉक्टर साहब देखिए, अगर तो पहले हमने पूरी हिस्ट्री एग्जामिनेशन इन्वेस्टिगेशंस के बाद इस नतीजे पर पहुंच गए कि मरीज़ को मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, तो हम आमतौर पर डीमाइलिनेशन की टर्म इस्तेमाल करते हैं। मल्टीपल स्क्लेरोसिस की इस्तेमाल नहीं करते। डीमाइलिनेशन हम बोलते हैं कि मरीज़ को खुदा न खास्ता कोई ऐसा नहीं हो कि डिप्रेस हो जाए। एक तो उसको बड़े एहतियात से उसको खबर ब्रेक करने की ज़रूरत है। जी। दूसरी बात, उसको ये एश्योरेंस कराने की ज़रूरत है इससे लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम नहीं होती। 5 से 10 साल का मैक्सिमम जिनको होती है, 5 साल या 10 साल ज़्यादा से ज़्यादा, उनकी तबई उम्र आम लोगों से कम हो सकती है। लेकिन ये नहीं है कि आज ही परवाना मिला तो आप ही समझ लो कि खुदा न खास्ता कि ये कैंसर ट्यूमर टाइप है। दूसरी बात यह है कि जब ये होता है तो फिर हम उसके बाद साथ बैठ के ट्रीटमेंट प्लान बनाते हैं। हम ये देखते हैं, उनको ये भी एश्योर कराते हैं कि अगर शुरू में ये हुआ है और ठीक हो गई है तो 5-10 साल अटैक नहीं हुआ तो अगले 5-10 साल भी नहीं होगा। जिसको जी। लंबा वक्फा डाल दिया उसको और लंबा पड़ता है। बच्चियां हैं, अगर 20 साल से 40 साल में हुई है, अर्ली हुई है, तो इसकी सर्वाइवल रेट ज़्यादा है। अगर खुदा न खास्ता छोटा अटैक हुआ है तो इसका मतलब है सर्वाइवल रेट ज़्यादा है। तो ये नहीं है कि कोई ऐसी चीज़ है। जब हम ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं, दो तरह का ट्रीटमेंट है। एक है फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के अद्वियात से, दूसरा है नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के बगैर अद्वियात के भी हमने मरीज को तरफ चलाना है। पहले जी। हम नॉन फार्माकोलॉजी की तरफ आते हैं कि मरीज को हम कहते हैं कि भाई अपना लाइफस्टाइल बेहतर करो, दोपहर को धूप में नहीं निकलना, दोपहर को सोना ज़रूर है, ज़्यादा एक्टिविटी नहीं करनी, गर्म पानी से नहीं नहाना, ठंडे पानी से नहाना है, ठंडे इलाके में बैठना है, ठंडी जगह पे। एक ऑफ साइन होता है जिसमें मरीज गर्मी में जाता है तो इसकी एग्जर्बिशन हो जाती है, बढ़ जाती है ये गर्मी में निकलने से। यानी एक तरह से ट्रिगर हो सकते हैं ये ट्रिगर हो अटैक्स। सकता है, गर्दन को ऐसे करता है, लेगमेटिक साइन होता है कि वो एक शॉक जैसा उसको लगता है। हम उसको कहते हैं ज़्यादा चले नहीं। उसकी हम थेरेपी करवाते हैं, स्पीच थेरेपी करवाते हैं, उसकी हम ऑक्यूपेशनल थेरेपी करवाते हैं, हम फिजियोथेरेपी करवाते हैं, सारे उसके लाइफस्टाइल को हम करते हैं, उसकी डाइट को हम बेहतर करते हैं, उसको हम बताते हैं कि इसको अपनी एक्टिविटी को बेहतर रखे और साथ चलता रहे। और डाइट के साथ साथ फिर हम उसके ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं। अगर तो पहला अटैक हुआ है तो हम पहले मरहले पर इसको डेकाड्रॉन, इनिशियल माइल्ड अटैक हुआ है तो डेकाड्रॉन की शॉट देते हैं, 3 दिन डेकाड्रॉन। अगर थोड़ा ज़्यादा हुआ है तो सोलोमेड्रॉल एक इंजेक्शन है, वो भी स्टीरॉयड है, वो 5 से 7 दिन देते हैं। शौकत साहब हमारे वार्ड में जिन्होंने MS क्लिनिक चलाया हुआ है JPMC में, तो वहाँ बेशुमार मरीज़ आते हैं और वहाँ उनका फ्री इलाज होता है। वहाँ यही प्रैक्टिस है कि पहले 5 से 7 दिन उनको सोलोमेड्रॉल का एक शॉट देते हैं, तो अल्लाह के फजल से मरीज़ ठीक हो जाता है और अटैक ख़त्म हो जाता है। बाज़ मरीज़ों को 10-10 साल दोबारा अटैक नहीं होता है MS का। जी। एक साल, एक दफ़ा डायग्नोसिस होने के बाद 5-5 साल, 10-10 साल कोशिश यही करनी चाहिए कि उसको एग्जर्बिशन ना हो, इन्फेक्शन ना होने दें, चोट ना लगे, कोई और चीज़ें ना हो ताकि ये बीमारी फैले ना। अगर डेकाड्रॉन से या उससे फ़र्क नहीं पड़ता तो फिर इंटरफेरॉन है, वो थोड़ा डॉक्टर साहब महंगा इलाज है। इंटरफेरॉन भी 3 किस्मों का है। एक इंटरफेरॉन एवेनॉक्स के नाम से आता है, एक बीटासन के नाम से आता है, एक रिबफ के नाम से आता है। एवोनॉक्स जो है वो एक दिन छोड़कर हम एक हफ्ते में एक दफ़ा लगाते हैं, और बीटासन जो है वो हफ्ते में एक दफ़ा लगाते हैं। ये लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट है आम आदमी का। यानी इंटरफेरॉन्स उनको जी हाँ, लेते रहना ये पड़ता है। भले आप ठीक हैं भले आप ठीक नहीं हैं, इंटरफेरॉन लगाना पड़ेगा। यहाँ आके हमारी लिमिटेशंस आ जाती हैं, चूंकि महंगा ट्रीटमेंट है, दवाई इंपोर्ट होती है, तो उसको अगर मरीज ठीक रहता है तो इंटरफेरॉन चलता रहे। मसलन एवेनॉक्स है, इंटरफेरॉन A है, उससे मरीज ठीक हो गया, हम नहीं छेड़ते। हाँ, अगर मरीज की सिम्टम कंट्रोल नहीं हो रही फिर हम चेंज कर देते हैं, फिर हम इंटरफेरॉन 1B जो आती है बीटा सरना, उस पे आ जाते हैं। उससे अगर मरीज को खारिश वारिश होती है, दूसरी चीज़ होती है, तो फिर हम तीसरा है ग्लैटीमिर के नाम से आती है दवाई, तो वो हम देते हैं। ग्लैटीरामिर है, वो जी। काफ़ी बेहतर हो जाती है। चौथे नंबर पर एक दवाई है माइटोजेंट्रॉन, वो सारी इंजेक्टेबल हैं, ये नहीं है कि कोई टेबल। हाँ, साइंसदान कोशिश कर रहे हैं कि वो इंजेक्टेबल भी आ जाए। माइटोजेंट्रॉन से कुछ लोगों को फ़र्क पड़ता है, लेकिन वो क्लासिफाइड है, हर कोई नहीं दे सकता, उसकी एक मुकर्रर डोज होती है, बाकायदा स्पेशलाइज यूनिट में उसको लगना चाहिए। तो जी। ट्रीटमेंट लाइफ लॉन्ग है डॉक्टर साहब, ऐसा नहीं है। और रिबफ आखिरी तीसरा इंटरफेरॉन है, वो लगाते हैं।
जेनेवा भी एक नई दवाई आई है, टेस्टबरी भी आई है, वो भी हम देते हैं। ज़रूरत इस समर की है कि स्टेट को आगे आना चाहिए, फिलंथ्रोपिस्ट को आगे आना चाहिए। ये लाइफ लॉन्ग है, ये नहीं है कि आपने एक दिन दवाई खाई और छोड़ दिया। ये जी। सफ़ेद मैटर, वाइट मैटर की डिजीज़ है, दिमाग को खाती है। अगर हम इस पर अटैक नहीं करेंगे, प्रीएम्प्ट नहीं करेंगे, तो ये दिमाग को खा जाएगी। तो ज़ाहिर लिमिटेशन है, पैसों की कमी है। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, स्टीरॉइड्स और फिर उसके बाद इंटरफेरॉन्स, ये दोनों दवाइयाँ ऐसी हैं जो काफ़ी एडवांस्ड हैं और काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स भी रखती हैं। जी। इस हवाले से मैं पूछना चाहूँगा कि किस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स इन दवाओं के इस्तेमाल के साथ सामने आते रहते हैं, और क्या वो बीमारी से इतने कम होते हैं कि उनको इंसान को बर्दाश्त करते रहना चाहिए? देखिए, पहले मैं इंटरफ्रॉन के बारे में बताऊंगा। इंटरफ्रॉन के इतने साइड इफ़ेक्ट नहीं हैं। एक फ्लू लाइक सिम्टम होती हैं, बुखार सा थोड़ा सा हो जाता है, थकावट सी हो जाती है, या इंटरफ्रॉन बीज है जहाँ हम लगाते हैं तो वहाँ थोड़े डिम्पल पड़ जाते हैं, और एक तो है अल्टरनेट डे पे लगता है, एक वीकली लगता है, उसके इतने नुकसान नहीं हैं, बहुत कम सिवाय इसके नुकसान। कि वो एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव बहुत, यही तो मसला सबसे बड़ा यही है कि हमारे यहाँ एक्सपेंसिव की वजह से कोई अफोर्ड ही नहीं कर सकता। सोसाइटी को चाहिए, बाकी लोगों को चाहिए। जहाँ तक आपने स्टीरॉयड का बताया, उसके नुकसान हैं, लेकिन डॉक्टर साहब हमको वे करना पड़ता है। एक तरफ से बीमारी है, एक तरफ से स्टीरॉयड है। स्टीरॉयड तो लाइफ सेविंग है, ये तो जिंदगी बचाने वाली दवाएं हैं। हाँ, ये पिस्टल है, आपने सही फरमाया। अगर चोर के हाथ में है तो वो मारेगा, अगर किसी पुलिस वाले के हाथ में है तो वो क्रिमिनल्स को मारेगा। तो स्टीरॉयड अगर डॉक्टर देखभाल के करता है तो साथ भी हम ऑस्टियोपोरोसिस का भी ख्याल रखते हैं। आप सही फरमा रहे हैं कि उसके नुकसान हैं। साथ हम मरीज की साइकोसिस का भी ख्याल रखते हैं। साथ हम ये भी देखते हैं कि स्टीरॉयड से स्वेलिंग हो जाती है। हम ये भी कहते हैं कि साल्ट इसका कम रखो, नमक कम खाए, पोटाशियम का इस्तेमाल ज़्यादा करे। स्टीरॉयड के नुकसानात हैं, ऑस्टियोपोरोसिस होती है, उसके लिए हम डेक्सा स्कैन भी करवाते रहते हैं, और मजबूरी है, हमारे पास ट्रीटमेंट यही है। जी। अगर उसको मैनेज किया जा सकता है, बहरहाल स्टीरॉयड के जो नुकसानात हैं उनको हम मैनेज कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, इसी तरह से कॉम्प्लिकेशंस की आपने बात की थी, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आपने बताए थे। जी हाँ। जब ये पेचीदगियाँ सामने आ जाती हैं तो इलाज का तरीक़ाकार तब्दील हो जाता है? नहीं डॉक्टर साहब, देखें, जिस तरह मैंने पहले गुजारिश की, अगर तो इंटरफेरॉन की कुछ पेचीदगियां आ रही हैं तो फिर हम स्विच ओवर कर सकते हैं, एक इंटरफेरॉन से दूसरे इंटरफेरॉन की तरफ जा सकते हैं। तो लेकिन अगर बहुत ज़्यादा नहीं है तो फिर हम ट्रीटमेंट तो वही चलते हैं। जो पेचीदगियां होती हैं उनको हम बाकायदा अलग से ट्रीटमेंट करते हैं, उसको समझें कि पोस्ट नर्सिंग केयर है उसकी, उसको उसके मुताबिक करते हैं। पेन के लिए हम कोशिश करते हैं कि उसका पेन मैनेज किया जाए। कैसे मैनेज किया जाए? फिजिकल थेरापी से मैनेज किया जाए। उसको हम एंटी एपिलेप्टिक देते हैं, गाबापेंटिन, प्रीगैबलिन और कार्बामेज़ेपिन आ गई हैं। वो पेन किलर ज़्यादा नहीं देते हम, सिम्टोमेटिक तो देते हैं, क्योंकि ये लाइफ लॉन्ग है, चलेगा, तो हम कोशिश करते हैं वो दवाई दें। फिर अगर उससे भी कंट्रोल ना हो तो फिर लॉन्ग एक्टिंग ओपियाइड्स हैं, वो हम देते हैं। बदकिस्मती उसका गलत इस्तेमाल हमारे यहाँ हो रहा है, हमारे यहाँ नहीं मिलते, लेकिन अगर उससे ना हो तो फिर देते हैं। दूसरी बड़ी कॉम्प्लिकेशन ये है कि मरीज अपनी केयर कम करता जाता है। जाहिर है, शुरू में तो कुछ नहीं होता, अल्लाह करेगा 10 साल 20 साल 25 साल कुछ भी नहीं होता, उसके लिए भी केयर करनी चाहिए। फ्रैक्चर की खास तौर पर केयर करनी चाहिए हमको। डिप्रेशन एक कॉम्प्लिकेशन इसकी है, मरीज को पता नहीं चलता कि मैं तो बस। डॉक्टर साहब, ये केयर कम करने का जो आपने जिक्र किया, क्या ये नाउमीदी की बिना पर हो रहा होता है? दोनों वजूहत हैं। एक तो उसकी स्टिफनेस बढ़ती जाती है, उसकी स्पास्टिसिटी हो जाती है, हाथों में अकड़ाव आ जाता है, टांगों में अकड़ाव आ जाता है, चलना मुश्किल हो जाता है, तो उसको खाना मुश्किल हो जाता है। तो वो एक नाउमीदी भी साथ, डिप्रेशन भी साथ आता है। हम मल्टीफेसेट अटैक करते हैं, डिप्रेशन को अलग से ट्रीट करते हैं, स्पास्टिसिटी को अलग से ट्रीट करते हैं, पेन को अलग से ट्रीट करते हैं, जो उसकी जीआईटी सिम्टम है उसको अलग से ट्रीट करते हैं। और ख़ास तौर पर डॉक्टर साहब, मैं बड़े अदब और एहतराम से कहूँगा कि इसकी यूरोजेनिटल प्रॉब्लम भी आते हैं, सेक्स के प्रॉब्लम भी आते हैं इन पेशेंट को। तो हमारे यहाँ बदकिस्मती से इस पर खुल के बात नहीं करते। ये डॉक्टर की जिम्मेदारी है कि पेशेंट को एतमाद मिले और उसको बताए कि इससे सेक्स का प्रॉब्लम भी हो सकता है और उसका इलाज ये है। अगर आप एक किसी पेशेंट का ये इलाज कर रहे हैं तो आप 2 बंदों को ट्रीट कर रहे हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है, तो उसका भी ट्रीटमेंट करना चाहिए। कॉन्स्टिपेशन एक आम चीज़ है, कॉम्प्लिकेशन, मरीजों को कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, ऐसे मरीजों को चलते चलते गिर जाते हैं, तो उसके लिए उसको करना चाहिए। मल्टीफेसेट अटैक है, ट्रीटमेंट अपने तौर पर चलता रहा है, जो कॉम्प्लिकेशंस है उसका अलग करना चाहिए। वो जैसे जैसे आती जा रही हैं उनका फटीग का खास तौर पर बहुत अहम है। मरीज थक जाता है, उसको तो नहीं है, कुछ तो दवाइयाँ उसको थका देती हैं, कुछ बीमारी थका देती है, कुछ नाउमीदी उसको थका देती है, तो मिलजुल कर उस पर करना चाहिए।
डॉक्टर साहब यहाँ पे थोड़ी देर के लिए बातों का सिलसिला रोकते हैं। नाजरीन, वक्त हुआ एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक से वापस आकर मल्टीपल स्क्लेरोसिस के मुतालिक मजीद बात की जाएगी। स्टे विद अस।